अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं, बेशक आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आप अपनी 2026 की टैक्स रिटर्न जो है वो किस तरह फ़ाइल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीकाकार बताया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आईआरएस पोर्टल जो है वो अपना लॉगिन कर लिया है। आपने भी अपना आईआरएस पोर्टल जो है उसको लॉगिन कर लेना है। और अगर आपने अभी तक अपनी आईआरएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं की, यानी कि आपने अपना एनटीएन नहीं बनाया, तो वो किस तरह बनाना है उस वाले से मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो अपने इसी चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उसको फॉलो करें और आईआरएस पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करें। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करें। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर 2026 आपको शो हो रहा है। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह विंडो आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे अपना टैक्स ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 वाला टैक्स ईयर जो है वो आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बताना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो शो हो रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पे है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, एग्रीकल्चर है और नो इनकम है। तो हम सबको जो है वो वन बाई वन देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम जस्ट देखेंगे कि अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो किस तरह सबमिट करवाएंगे। तो उसके लिए आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे देखें, आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर सेक्शन 82 टू 84 ऑफ ITO 2001, यानी कि यहाँ पे इस सेक्शन के थ्रू आपने बताना है कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट। तो इसमें अगर आप 6 माह से ज़्यादा जो है आउट ऑफ कंट्री, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, तो फिर आप नॉन रेजिडेंट हैं। और अगर आप 6 माह से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप रेजिडेंट कंसीडर होंगे। तो इसके लिए आपने इसको फिर येस कर देना है, ठीक है। अगर आप रेजिडेंट हैं तो इसको येस करें, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो इसको नो कर देना है। इसके बाद थोड़ा-सा नीचे देखें, समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शंस। तो इसमें आपकी सभी ट्रांज़ैक्शन शो होंगी, यानी कि पूरे साल के अंदर जो भी आपकी टैक्स की डिडक्शन हुई होगी वो आपको यहाँ पे नीचे शो हो रही होगी। तो इस केस में कोई भी टैक्स की डिडक्शन नहीं हुई तो यहाँ पे आपको इस तरह ब्लैंक जो है वो शो हो रहा है। अगर आपकी कोई भी टैक्स की डिडक्शन हुई होगी, जैसा कि प्रॉफ़िट ऑन डेट है या कोई भी आपको डिविडेंड मिला है या इसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो उसके ऊपर आपने टैक्स दिया है, तो वो यहाँ पे सारा शो हो रहा होगा लिस्ट वाइज़। तो इस केस में कोई भी डाटा जो है शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका कोई भी टैक्स जो है वो यहाँ पे डिडक्ट नहीं हुआ पूरे साल के अंदर। तो उसके बाद नीचे आपने स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट साइड पे देखें, आपको ऑप्शंस शो हो रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरी है और उसके बाद टैक्स डिडक्शन है, इसके बाद टैक्स चार्जेबल और उसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप राइट साइड पे देखें, आपने अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी है तो आपने सबसे पहले एम्प्लॉयर जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है ऐड एम्प्लॉय डिटेल, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपने अपने एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, यानी कि आपने यहाँ पे एनटीएन या एफटीएन नंबर जो है वो देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो नीचे एम्प्लॉयर का नेम जो है वो शो हो जाएगा। अब आपने अपने एम्प्लॉयर का नंबर किस तरह सर्च करना है, तो उसके लिए आप चैट जीपीटी या इसके अलावा गूगल पे भी सर्च करेंगे ना कि मुझे प्लान डिपार्टमेंट का एफटीएन, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनका एफटीएन नंबर होता है और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका एनटीएन होता है। तो आपने उस हिसाब से सर्च करना है, अपनी कंपनी का नाम या अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखकर आपने सर्च करना है। जैसे ये देखिए, मैंने चैट जीपीटी से पूछा है कि मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एफटीएन नंबर दें, तो उन्होंने पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे शो कर दी है। ये देखें सारे डिपार्टमेंट के एफटीएन नंबर, तो आप यहाँ से इजीली जो है वो सर्च कर सकते हैं कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे उसके सामने राइट साइड पे देखिए आपको एफटीएन नंबर जो है वो शो हो रहा है। तो इसको आपने इस तरह कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे देखें ऑटो पे ही सर्च कर रहा है और नीचे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको डिपार्टमेंट जो है वो शो हो चुका है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी दिया हुआ है, इसको भी आप अलहदा से भी सर्च कर सकते हैं। तो इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे सर्च करने के बाद देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा हुआ आ गया, इसको आपने कर देना है ऐड। तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो ऐड हो गया। अगर एक से ज़्यादा आपके एम्प्लॉयर हैं, आप एक या दो जगह जॉब कर रहे हैं, तो आप वन बाई वन जो है वो अपनी कंपनीज को ऐड कर सकते हैं इस तरह।
उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सैलरी, एनुअल सैलरी बतानी है। आपका जो टैक्स ईयर है वो 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक आपने जो आपकी सैलरी बन रही है टोटल साल की, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ये देखें, पे, वेजेस और अदर रेम्युनरेशन। तो यहाँ पे आपने अपनी टोटल सैलरी जो है वो ऐड करनी है। 6 लाख तक सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, और 6 लाख से ऊपर जो है वो आपका टैक्स की डिडक्शन होगी। तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं या किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी में हैं, तो जब आपकी सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपका विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आपकी सैलरी से उसकी डिडक्शन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरी जो है वो टोटल एनुअल सैलरी जो है वो 9 लाख थी। अमाउंट एंटर करने के बाद आप जैसे ही कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये सभी कॉलम में ऐड हो जाएगी। और इसके बाद अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि हमारा टैक्स जो है वो कितना बन रहा है। तो उसके लिए आपने कंप्यूटेशन वाले टैब में आ जाना है। तो यहाँ पे देखें, हमारा 3000 टैक्स जो है बन रहा है। तो क्योंकि आप सैलरी पर्सन हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपका ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट की तरफ से विद होल्डिंग टैक्स जो है उसकी डिडक्शन लाजमी हुई होगी। तो आपने अपनी सैलरी से देख लेना है कि जून 2026 वाली सैलरी में आपका टोटल जो है वो पूरे साल के अंदर कितना टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ है। तो वहाँ से देख के आपने अपना विद होल्डिंग टैक्स जो है वो ऐड कर लेना है। तो आपका ये वाला टैक्स जो है वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह आप किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपने अपना टैक्स सर्टिफिकेट ले लेना है कि आपका पूरे साल के अंदर सैलरी के ऊपर कितना टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ है। और अगर आपकी एनुअल सैलरी की अमाउंट जो है वो 6 लाख से कम बन रही है, तो फिर आपका ना तो कोई कंपनी की जानब से डिडक्शन हुई होगी, और ना ही गवर्नमेंट की जानब से, और ना ही यहाँ पे आपको कोई भी जो है वो एडमिटेड टैक्स जो है वो शो होगा। तो यहाँ पे अब टैक्स की डिडक्शन के लिए आपने अगेन जो है वो एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में आ जाना है। तो नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा है टैक्स डिडक्शन का, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे, जिसमें एडजस्टेबल टैक्सेस आ गया, फाइनल टैक्स आ गया और एवरेज टैक्स। तो आपने अपनी सैलरी वाला टैक्स जो है वो एडजस्टेबल टैक्स में ऐड करना है। तो आपने इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वाले सेक्शन में आपको सैलरी भी शो हो रही है जो आपने ऐड की है, और नेक्स्ट कॉलम है टैक्स डिडक्टेड का। तो यहाँ पे ये खाली शो हो रहा है। तो आपने यहाँ पे अब जो आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट हुआ है ना पूरे साल में, वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना। तो मैं कहता हूँ कि मेरा 3500 टैक्स जो है वो पूरे साल के अंदर गवर्नमेंट की जानब से या प्राइवेट कंपनी की जानब से इसकी डिडक्शन हुई है। तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करूँगा, और ऊपर आपको कैलकुलेट का बटन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये इसकी कैलकुलेशन जो है वो हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट आपने अगेन जो है वो टैक्स चार्जेबल में कंपटीशन में आ जाना है। तो यहाँ पे देखें कि हमारा टैक्स जो है वो 3000 बन रहा था, लेकिन हमारी डिडक्शन जो है वो 3500 हुई है। तो उसके अलावा आप देखें रिफंडेबल 500 में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको टैक्स के हवाले से जो ऑप्शन मिल रहा था कि आप अपनी पीएसआईडी जो है वो प्रीपेड करें, वो ऑप्शन भी हट गया है, और आपका अब 500 जो है वो रिफंडेबल टैक्स बन रहा है। तो आपने इस तरह इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। टैक्स जो आपने विद होल्डिंग लिखा है वो आपने अपनी सैलरी से देख के लिखना है। मैंने तो जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे इंटर किया है। आपने अपनी सैलरी स्लिप से एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो इंटर करनी है। तो इस तरह फ्रेंड्स आपने अपनी सैलरी इनकम की एंट्री करनी है, और उसके बाद आपने टॉप पे देखिए आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो आपका डाटा जो है वो यहाँ तक का सेव हो जाएगा। तो आपने जो भी एंट्री करनी है साथ साथ आपने इसको सेव करते जाना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब देखते हैं कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट वो किस तरह बनानी है। तो उसके लिए आपने वेल्थ स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको नीचे 2 ऑप्शन शो होंगे, साल 2024-25, और पिछले सालों में यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, यानी कि 3 पेजेस थे। एक था पर्सनल एक्सपेंस, उसके बाद दूसरा था पर्सनल एसेट्स, और तीसरे नंबर पे रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। लेकिन इस बार एफबीआर की जानब से टैक्स रिटर्न फॉर्म को टोटली जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो इस हिसाब से आपने ध्यान के साथ जो है वो अपना डाटा जो है वो एंटर करना है। तो सबसे पहले आपने पर्सनल एसेट्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल एसेट वाला फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एंट्रीज आपको शो हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो रिटर्न मैंने ओपन की है, ये पहले भी अपनी रिटर्न्स वगैरह जो है वो सबमिट कर रहे हैं, और जो एसेट्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं तो ये सारा फॉर्म आपको ब्लैंक शो होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना, परेशान नहीं होना। ये एंट्रीज हैं वो पुरानी हैं। अगर आप भी पुराने फाइलर होंगे तो आपके जितने भी एसेट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये वाला फॉर्म जो है वो बिल्कुल खाली है। तो वन बाई वन हम चेक करते हैं कि न्यू फॉर्म में किस तरह डाटा आपने ऐड करना है। तो सबसे पहले देखें इमूवेबल प्रॉपर्टीज़।
तो यहाँ पे आपने अपने नाम पर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आपने ऐड करनी है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपका कोई खाली प्लॉट है, कोई घर है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, वो आपने वन बाई वन जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने अपने नेम पर कोई भी एसेट है उसको स्किप नहीं करना, सभी एसेट जो है वो आपने ऐड करने हैं, क्योंकि एसेट के ऊपर टैक्स नहीं होगा, टैक्स जो है वो इनकम के ऊपर होता है। और अगर आप यहाँ पे अपना कोई भी एसेट जो है वो मिस कर देते हैं और अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर या फिर आप उसको रिवाइज़ करते हैं तो फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आपके नेम पर जो भी एसेट है, वो बेशक कोई प्रॉपर्टी है, वो बेशक कोई बैंक अकाउंट है या कोई व्हीकल है, तो आपने सभी चीज़ें जो हैं वो वन बाय वन ऐड करनी है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वो आप एसेट अपने आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर आपने अपने वही उतने ही एसेट जो है वो ऐड कर सकते हैं जितनी आपकी इनकम है, या आप अपने पहले वाले जो एसेट हैं उनको डिक्रीज़ करके, उनको जो है वो अमाउंट उनकी कम करके फिर ही आप उनके अगेंस्ट ही अपना कोई नया एसेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। या फिर आपको न्यू एसेट ऐड करने के लिए अपनी टैक्स रिटर्न जो है उसको रिवाइज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ती है कि मैं क्यों अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ी परेशानी बनेगी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखते हुए अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अपने एसेट्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी के लिए ये वाला टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या रेजिडेंशियल है। तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। एक ऑप्शन जो है मैं आपको ऐड करके चेक करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद ही कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी टाइप वो आपने बताना है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे नीचे लास्ट में देखिए ओपन प्लॉट, तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन, इसमें आपने वो डेट बतानी है जिस डेट को ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो आपने या तो परचेज़ की थी या आपको गिफ्ट मिली थी या आपको विरासत में मिली थी, ठीक है। वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, कोई भी जो आपको याद हो। तो मैं यहाँ पे रैंडम कोई भी डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपने लैंड एरिया वो बताना है, एकड़ में है, कनाल में है, मरला है, ठीक है, या स्क्वायर फीट है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एकड़ है, तो यहाँ पे आपने बताना है कि कितने एकड़ है, मैं कहता हूँ कि 2 एकड़ है। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपने अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। उसके बाद आपने एक्विजिशन कॉस्ट या वैल्यू वो यहाँ पे बतानी है, तो यहाँ पे वही वाली वैल्यू आएगी, इस डेट को आपने ये वाली प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, जितनी अमाउंट में परचेज़ की थी, वो रेट आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपको विरासत में मिली है, तो उस टाइम जो प्रॉपर्टी का रेट था, यानी कि गवर्नमेंट का जो डीसी रेट होता है प्रॉपर्टी का, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। या अगर आपने वो परचेज़ किया तो जिस प्राइस पे आपने या जिस अमाउंट पे आपने परचेज़ किया वो आपने अमाउंट यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पे रैंडम ही एक फ़िगर जो है वो लिख देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का एड्रेस बताना है। तो यहाँ पे पाकिस्तान या वो ऑटो पे सिलेक्ट है, यहाँ पे आपने प्रोविंस बताना है, उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने तहसील वो सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने अपना उस प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम जो है वो एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने इस तरह अपना एड्रेस जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कर रहा हूँ। उसके बाद आपने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह देखें आपकी एक प्रॉपर्टी जो है वो ऐड हो जाएगी। इसको आप सबमिट करने से पहले-पहले जो है वो दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो अगेन आप प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी टाइप, अगर आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो उसको ऐड कर लें। इस तरह वन बाय वन जो है वो आपने ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगी फाइनेंशियल एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपने एसेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2-3 ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे, जिसमें है जी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बॉन्ड्स। और अगर आपने किसी भी बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट की है या इसके अलावा आपने कोई शेयर्स वगैरह परचेज़ किए हैं या बॉन्ड्स वगैरह परचेज़ किए हुए हैं, तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो ये ऑप्शन ऑटो पे सिलेक्ट है, पहले मैंने ऐड किया हुआ है। और इसके बाद नीचे देखें जी बैंक अकाउंट्स, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आपने इसको भी इस तरह चेक कर लेना है और उसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जितने भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देखें तीनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं।
तो अब अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर है, तो फिर आप जो है वो बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने बैंक अकाउंट के सामने प्लस वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें वो आईबीएन नंबर माँग रहा है, तो 24 डिजिट्स पर मुश्तमिल आपका आईबीएन नंबर होगा। वो आप अगर बैंक ऐप यूज़ कर रहे हैं, उधर से देख लें। अगर आपके पास कोई चेकबुक है, तो उधर से भी आपको मिल जाएगा, या आप बैंक विज़िट करके वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अपना आईबीएन नंबर लिखकर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपका अकाउंट टाइटल और बैंक नेम ऑटो पे ही यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वो बैंकिंग सिस्टम जो है वो एफबीआर के साथ लिंक हो चुका है। और आपने यहाँ पे इसको एंटर करने के बाद ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास जो है वो आईबीएन नंबर नहीं है, मुझे नहीं याद, या मैं यहाँ पे एंटर नहीं करना चाहता, तो आप सिंपली जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर भी अपना बैंक जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने सिंपली जो है वो डिटेल दे देनी है कि मेरा फलां बैंक में करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में भी बता दें, बैंक का नेम बता दें। तो इस तरह आपने यहाँ पे अपना डाटा जो है वो एंटर कर देना। तो चलिए मैं आपको एक अकाउंट जो है वो एंटर करके चेक करवा देता हूँ कि फैट्स। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर आपको बता दिया कि आपने अपना डाटा जो है वो किस तरह एंटर करना है, कि आपका जो करंट अकाउंट है बैंक ऑफ पंजाब के अंदर है या किसी और बैंक के अंदर है, या आपका कोई सैलरी अकाउंट है या इसके अलावा कोई सेविंग अकाउंट है, वो आपने यहाँ पे इस तरह एंटर कर देना है। उसका अकाउंट नंबर अगर आपके पास है, तो वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्टेट लाइफ या किसी और इंश्योरेंस कंपनी में आपने अपनी पॉलिसी वगैरह करवाई है, तो उसको भी आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने नेशनल सेविंग सेंटर में कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह परचेज़ किए हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या आपने कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने किसी भी कंपनी के शेयर जो है वो खरीदे हुए हैं, ठीक है? वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं कि मैंने इतने अमाउंट के जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर खरीदे हुए हैं फलाँ ब्रोकर के साथ, ठीक है? तो इस तरह आपने डाटा को ऐड कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, तो आपको यहाँ पे कॉलम या वो ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने अपने इस अकाउंट का 30 जून को जितना भी बैलेंस था, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि मेरे पास 50,000 जो है वो बैलेंस था। और इसी तरह अगर आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है या आपने कोई स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, वो कितनी अमाउंट के लिए हैं, वो ऐड कर देनी है, ठीक है? अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, तो आप यहाँ से वन बाई वन जो है उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह वन बाई वन जो है वो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड करते जाएँ। इसके बाद थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, तो यहाँ पे मूवेबल एसेट्स, इसमें देखें आपने एसेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगेन आपको ऑप्शन जो हैं वो शो हो रहे हैं, जिसमें एनिमल है, मोटर व्हीकल है। मोटर व्हीकल के बाद देखें जी प्रीशियस पोजेसन, इसमें गोल्ड वगैरह आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी हाउस होल्ड इफेक्ट्स, इसमें आपका घर का फर्नीचर वगैरह आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें घर की जितनी भी हैं वो आ जाएँगी। और उसके बाद पर्सनल आइटम, इसमें आपका मोबाइल, लैपटॉप वगैरह वो चीज़ें आ जाएँगी। तो आपने इन ऑप्शन को जो भी आपके पास हैं, ये वाले मूवेबल एसेट्स, इनको आपने वन बाई वन जो है इस तरह चेक कर लेना है, ठीक है? ये लास्ट वाले 2 ऑप्शन जो हैं वो पहले से सिलेक्टेड थे, क्योंकि मैंने जो है वो ये वाली रिटर्न पहले से ऐड की हुई है, तो इस वजह से ये वाले ऑप्शन जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए थे। आपके केस में अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन जो है वो अनचेक होंगे। तो आपने वन बाई वन सबको चेक कर लेना है और उसके बाद इसको आपने ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएँगे। अब आपने वन बाई वन जो है वो अपने सारे एसेट्स को ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो इतनी अमाउंट के, मैं थोड़े-थोड़े ऐड कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। एनिमल है, इसके बाद नेक्स्ट मूवेबल एसेट है जी मोटर व्हीकल, इसको आपने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, कोई ट्रैक्टर है या कोई और व्हीकल है, तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, फिर उसका चेसी नंबर, फिर आपने उसका जो कंपनी का नेम है वो बताना है कि किस कंपनी की है, और उसके बाद उसका मॉडल बताना है, ठीक है? उसके बाद आपने ये ऐड वाला ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। और आपने यहाँ पे, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो है वो डाटा ऐड करके चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रैंडम फिगर ही ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैंने इस तरह ऐड कर दी, इसको आपने ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर देना है। इस तरह आपकी एक व्हीकल जो है वो ऐड हो जाएगी। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा व्हीकल्स हैं, तो वो आपने वन बाई वन जो है वो ऐड कर लेनी है। और यहाँ पे अब कॉलम आपके पास ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने उसकी अमाउंट जो है वो बता देनी है कि ये कितनी अमाउंट की है। मोटर व्हीकल के बाद आपने यहाँ पे देखें जी प्रीशियस पोजेसन, तो आपने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है कि मेरे पास कितने तोला गोल्ड है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 तोला जो है वो गोल्ड है।
तो इसको आपने इस तरह कर देना है सबमिट। तो यहाँ पे आपके पास कॉलम जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे उसकी जो प्राइस है वो ऐड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ी कम प्राइस ही ऐड करूँगा, क्योंकि जस्ट आपको समझाने के लिए मैं डाटा जो है वो ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद हाउस होल्ड इफ़ेक्ट आपके पहले से यहाँ पे ऐड थे। आपके केस में यहाँ पे ये वाला कॉलम जो है वो खाली होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे अपने हाउस होल्ड इफ़ेक्ट की अमाउंट जो है वो ऐड कर देनी है। ठीक है? इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलें आपको डिक्रीज़ करके चेक करवाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको 8 लाख कर दिया है। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो ये सारा डाटा जो है आपको कैलकुलेट होके शो हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल आइटम इसी तरह अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसको एडिट करना चाहते हैं, तो आसानी के साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आपने अपने सारे एसेट्स को ऐड कर लेना है और उसके बाद आपने रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब में आ जाना है। जैसे ही रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाने वाली है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो नेट एसेट प्रीवियस ईयर वाला कॉलम है वो आपको यहाँ पे ब्लैंक शो होगा। ठीक है? तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। और उसके बाद आपको जो करंट एसेट वाला है वो आपको यहाँ पे इसी तरह शो हो रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने अपने जितने भी एसेट आपने ऐड किए हैं, उनको आपने प्रीवियस ईयर में भी साथ ही ऐड कर देना है। और आपकी जो इनकम है वो आपको यहाँ पे तरह शो हो रही होगी। जिस तरह हमने जो सैलरी वाली टैब में जितनी इनकम ऐड की है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्ज़ैम्प्ट फ्रॉम टैक्स इनकम है वो आपको यहाँ पे इस कॉलम में शो हो जाएगी। अगर आपकी कोई बैंक से प्रॉफ़िट आपको मिला है या आपकी फाइनल टैक्स इनकम है, वो आपको यहाँ पे इस कॉलम में शो हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे जो हैं वो सारे एसेट्स यहाँ पे कैलकुलेट होके शो हो गए हैं। थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, तो यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आपको यहाँ पे माइनस में शो हो रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जितनी भी अमाउंट है वो प्लस में शो हो रही होगी, सारे एसेट्स और आपकी जो इनकम है वो सारी सम होके यहाँ पे आपको प्लस में शो हो रही होगी। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे करंट एसेट वाले टैब में जितनी भी अमाउंट है ना, इसको इस तरह कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ये वाला जो प्रीवियस ईयर वाला टैब है, ये आपको ब्लैंक शो हो रहा होगा। इसको आपने इस तरह यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपके यही वाले सेम एसेट यहाँ पे ऐड हो जाएँगे। यहाँ पे इस केस में देखिए मैंने पहले भी अपनी रिटर्न्स वगैरह सबमिट की हुई हैं, तो यहाँ पे ये वाली फ़िगर जो है वो ऐड नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। मैंने कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें फ़िगर जो है वो ऑटो पे ही चेंज हो गई है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर वाले एसेट हैं वो यहाँ पे उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो एज़ इट इज़ ही यहाँ पे रहेंगे। ठीक है? अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा होगा, तो आपकी ये वाली फ़िगर जो है वो ऐड हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, तो यहाँ पे देखिए अनरिकंसाइल्ड अमाउंट मेरे वाले केस में ये शो हो रही है। इस अनरिकंसाइल्ड अमाउंट को अब आपने एडजस्ट करना है। वो किस तरह करेंगे, या तो आप इसको अपना एक्सपेंस बनाएँगे या इसमें थोड़े बहुत आप जो है वो अपने एसेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कितने एसेट जो है वो हमारे इंक्रीज़ हो सकते हैं। थोड़े बहुत आप जो है वो अपने एसेट इंक्रीज़ कर लें और बाकी जो है वो आप अपने एक्सपेंस में डाल लें। तो यहाँ पे मैंने रैंडम फिगर्स ही थोड़ी-थोड़ी ऐड की थी। तो यहाँ पे मैं इनको इंक्रीज़ कर देता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएँ जी, कि मैं आपको जस्ट समझाने के लिए थोड़ी-थोड़ी फिगर्स जो हैं वो मैं ऐड कर रहा हूँ और इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह आपके एसेट जो हैं वो आप यहाँ पे देखें रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब में देखें, पहले कितने एसेट थे 67,000, अब 130 हो गए हैं। ठीक है? तो इस तरह आप अपने एसेट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाली जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है, आपने इसको एक्सपेंसेस में अपने ऐड कर देना है। तो उसके लिए आपने एक्सपेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक्सपेंस की लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी। इसमें आपके मेडिकल एक्सपेंस हैं, आपके एजुकेशनल हैं, उसके बाद फंक्शन एंड गैदरिंग है, ज़कात, डोनेशन है, फिर उसके बाद आपके अदर पर्सनल एक्सपेंस है, फॉरेन ट्रैवलिंग है, लोकल ट्रैवलिंग है, आपने अगर कोई रेंट दिया है, कोई आपका कोई वेडिंग इवेंट है उसमें आपने एक्सपेंस किए हैं, या इसके अलावा कोई अदर इवेंट, फंक्शन या गैदरिंग है, रेट्स एंड टैक्सेस वगैरह आपने पे किए हैं, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस हैं, आपके वाटर के, गैस, टेलीफोन, ये सारे एक्सपेंस वन बाई वन जो है वो किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स एक्सपेंसेस को ऐड करते वक़्त आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने यहाँ से वही वाले एक्सपेंसेस जो हैं वो ऐड करने हैं जिनकी कंप्लीट डिटेल आपके पास मौजूद है। क्योंकि कल को अगर एफबीआर आपसे किसी भी एक्सपेंस की डिटेल माँगता है, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए।
अगर आपके पास उनकी बिल्स वगैरह हैं सभी एक्सपेंसेस के, आप उसको वन बाई वन जो है वो इस तरह ऐड कर लें, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह की कोई कंप्लीट डिटेल मौजूद नहीं है, तो आपने बहुत ही आसान तरीकाकार आपने इनको चेक नहीं करना है, ठीक है। इनको अनचेक ही रहने दें सभी एक्सपेंसेस को। आपने जस्ट जो है वो एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदर पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है। इस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसको आपने ऐड कर लेना है। अगर आपने कोई ज़कात या डोनेशन वगैरह दी है, तो आप इस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। इन दोनों को चेक करके आपने ऐड कर लेना है और यहाँ पे आपके पास टैब जो है वो ओपन हो गए हैं। अब यहाँ पे आपने बता देना है कि मैंने पूरे साल के अंदर कितनी ज़कात जो है वो दे दी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाती है। ये देखें 7,45,000, वो आपने यहाँ पे इस तरह ऐड कर देनी है और उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये वाला सबसे आसान तरीकाकार है कि आप सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो अपने अदर पर्सनल एक्सपेंस में ऐड कर दें। तो यहाँ पे आपको किसी भी किस्म की कोई भी जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं देना पड़ेगी। तो अब देखें यहाँ पे आपकी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो भी ज़ीरो हो गई है, आपके एक्सपेंसेस भी ऐड हो गए हैं, आपके एसेट्स भी ऐड हो गए हैं, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटेशन में देखें तो आपका टैक्स भी रिफंडेबल में है। तो इस तरह आपने अपने टैक्स रिटर्न वाले फॉर्म को आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट करना है। तो उसके लिए आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी 4 डिजिट पिन जो है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है और अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट होके कंप्लीटेड टास्क वाले ऑप्शन में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।